नमस्ते। इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम मध्यकालीन भारत की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली दास्तां में गोता लगाने वाले हैं जहां तख्त पर कोई शहजादा नहीं बल्कि एक गुलाम बैठा। जी हाँ, ये कहानी है उस सल्तनत की जिसे गुलामों ने ही बनाया, और ये दिखाती है कि कैसे सत्ता की जंजीरें तोड़ने की चाहत और क्रूरता अक्सर साथ साथ चलती हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, पर इसका जवाब उतना ही घुमावदार है। आखिर ये हुआ कैसे? कैसे गुलामों का एक वंश जिन्हें खरीदा और बेचा जाता था, पूरे 84 सालों तक हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत कर पाया? चलिए दिल्ली सल्तनत के इस पहले और सबसे अनोखे शाही खानदान की जड़ों को समझते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे किरदार से जो कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक तुर्क गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बात शुरू होती है 1192 से, तराही की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी की जीत के साथ। हिंदुस्तान में एक नई ताकत का आगाज हो चुका था। फिर 1206 में गोरी का कत्ल हो जाता है, और देखिए, उसकी विरासत किसी बेटे को नहीं बल्कि उसके सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलती है। पर किस्मत का खेल देखिए, सिर्फ 4 साल बाद ही पोलो खेलते हुए एक एक्सीडेंट में ऐबक की भी मौत हो जाती है, और ये नई नवेली सल्तनत एक गहरे संकट में फंस जाती है। और ऐबक की वफादारी का आलम ये था कि उसने कभी सुल्तान का खिताब ही नहीं लिया। वो खुद को बस मलिक या सिपहसालार ही कहता रहा। सोचिए, उसने अपने नाम के सिक्के तक नहीं ढलवाए और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, जो उस जमाने में एक शासक के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अपनी दरियादिली के लिए वो लाख बख्श के नाम से मशहूर हुआ, मतलब लाखों का दान देने वाला। तो ऐबक ने नींव तो रख दी, लेकिन एक बिखरे हुए इलाके को एक असली साम्राज्य बनाना, वो काम अभी बाकी था। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। और इस मोड़ पर एंट्री होती है इल्तुतमिश की, जो खुद ऐबक का एक गुलाम था और बाद में उसका दामाद बना। सही मायनों में दिल्ली सल्तनत का असली आर्किटेक्ट इल्तुतमिश को ही माना जाता है। उसके सामने चैलेंज था एक नाजुक से रियासत को एक मजबूत, टिकाऊ सल्तनत की शक्ल देना, और ये काम उसे बिल्कुल जीरो से शुरू करना था। तो अपनी ताकत को पक्का करने के लिए इल्तुतमिश ने एक बड़ा कमाल का दांव खेला। उसने 40 सबसे काबिल और वफादार तुर्की गुलाम अमीरों की एक टीम बनाई। इसे कहा गया तुर्कान-ए-चहलगानी, या आम भाषा में चालीसा। ये गुट उसकी ताकत का सबसे बड़ा खंभा बना। लेकिन बाद में यही गुट एक ऐसी दोधारी तलवार साबित हुआ जो सुल्तानों के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन गया। और इल्तुतमिश का जीनियस इन कदमों में साफ दिखता है। पहला काम, राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया, इसे पावर का सेंटर बनाया। फिर इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया, एक स्टैंडर्ड करेंसी। और फिर इक्ता सिस्टम बनाया, मतलब अमीरों को सैलरी की जगह जमीन का अधिकार दिया जाता था। इससे एक तगड़ा मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात, बगदाद के खलीफा से मान्यता ले ली, जिससे उसकी सल्तनत को पूरी इस्लामी दुनिया में एक लेजिटिमेसी मिल गई। तो इल्तुतमिश ने सल्तनत तो खड़ी कर दी, पर अब सवाल था कि उसके बाद कौन? और यहाँ उसका फैसला इतिहास बदलने वाला था। अपने नालायक बेटों को साइड करके इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया को अपना वारिस चुना। ये एक ऐसा कदम था जिसके बारे में उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसा कि एक हिस्टोरियन ने लिखा भी है कि उसमें एक महान शासक के सारे गुण थे, उसका बस एक ही दोष था कि वो एक औरत थी। एक तरफ रज़िया की शख्सियत को देखिए, बेहद काबिल, एक जबरदस्त योद्धा, और दिल्ली की जनता उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके सामने चुनौतियां भी किसी पहाड़ से कम नहीं थी। वही चालीसा जिसे उसके बाप ने बनाया था, अब उसी के खिलाफ हो गया। दरबार ये बात पचा ही नहीं पा रहा था कि एक औरत उन पर हुकूमत करे। और ऊपर से जब रज़िया ने पर्दा छोड़कर मर्दों वाले कपड़े पहनना शुरू किया, तो ये बगावत और तेज हो गई। और आखिरकार इन तुर्की अमीरों की साजिशें कामयाब हो ही गईं। रज़िया को तख्त से हटा दिया गया और 1240 में बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। मतलब एक काबिल सुल्तान सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि उसका दरबार उसे एक शासक के तौर पर देखने को तैयार ही नहीं था, बस एक औरत के तौर पर देख रहा था। रज़िया के बाद तो सल्तनत में जैसे उथल-पुथल का दौर आ गया। सुल्तान तो बस नाम के थे, असली पावर तो चालीसा के हाथ में थी। और फिर उसी चालीसा के अंदर से एक ऐसा आदमी उठा जो सब कुछ पलट कर रख देने वाला था।
गियासुद्दीन बलबन, जो खुद एक गुलाम था और चालीसा का एक बहुत पावरफुल मेंबर भी। बलबन इस पावर गेम को अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि अगर सुल्तान बनना है तो सुल्तान बनाने वालों को ही खत्म करना पड़ेगा, और उसने ठीक यही किया। उसने उसी चालीसा को जड़ से उखाड़ फेंका जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। बलबन ने सुल्तान की हैसियत को एकदम बदल दिया। उसने दरबार में ईरानी रस्में शुरू की, जैसे सिजदा, मतलब सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर सजदा करना। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये अमीरों को उनकी जगह दिखाने का एक तरीका था। और इसके साथ साथ तैब्बोस यानी सुल्तान के पैर चूमने की प्रथा भी शुरू हुई। इन सब का मकसद बस एक था, तुर्की सरदारों का घमंड तोड़ना और ये साबित करना कि सुल्तान कोई बराबर का लीडर नहीं, बल्कि धरती पर खुदा का साया है, जिल्ले इलाही है। तो कुल मिलाके बलबन की ये जो लौह और रक्त की नीति थी, वो बहुत क्रूर थी, लेकिन बहुत असरदार भी। उसने चालीसा को खत्म कर दिया, पूरे साम्राज्य में अपने जासूस फैला दिए और विद्रोहियों को इतनी खौफनाक सजाएं दी कि दोबारा किसी ने सिर उठाने की हिम्मत ही नहीं की। बलबन ने सल्तनत को अपनी लोहे की मुट्ठी में थामे रखा। लेकिन जो साम्राज्य सिर्फ एक इंसान की मर्जी पर टिका हो, वो अक्सर उसके जाते ही बिखर जाता है। 1287 में बलबन की मौत हुई और उसके वारिस बहुत कमजोर साबित हुए। जिस सत्ता के संघर्ष को बलबन ने अपनी सख्ती से दबाया हुआ था, वो आग एक बार फिर से भड़क उठी और इस बार उसने सल्तनत की नींव ही हिला दी। तो ये था इस गुलाम वंश का पूरा सफरनामा। 1206 में ऐबक ने शुरुआत की, इल्तुतमिश ने उसे एक साम्राज्य बनाया, रजिया ने उसे एक नई दिशा देने की कोशिश की, बलबन ने उसे अपनी जंजीरों में जकड़ लिया और 1290 आते आते ये पूरी कहानी खत्म हो गई। तो गुलाम वंश की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि जो ज़बरदस्त एम्बिशन एक साम्राज्य खड़ा करती है ना, शायद वही एम्बिशन उसके टूटने की वजह भी बन जाती है। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसे महत्वाकांक्षियों ने गढ़ा था, पर सवाल यही रह जाता है कि क्या कोई भी साम्राज्य उसे बनाने वालों की महत्वाकांक्षा से बच सकता है?